छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप एक बड़ा मुद्दा बना और चुनाव के ठीक पहले हुए इससे जुड़े खुलासों के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया, जिसकी झलक एक बार फिर सूरजपुर में दिखी, जहां पीएम ने मंच पर स्वागत की औपचारिकताओं के बाद माइक संभालकर महादेव ऐप का जिक्र छेड़ दिया। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। वैसे तो पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उससे कक्का के मायने साफ होने लगे। यहाँ के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है, छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जाहिर है मोदी के निशाने पर मुख्यमंत्री बघेल रहे। चूंकि प्रधानमंत्री की रैली के वक्त राज्य के एक हिस्से में मतदान का पहला चरण जारी था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे पर सबसे तीखा हमला बोला और मुख्यमंत्री के दफ्तर को सट्टेबाजी का अड्डा ठहराने की कोशिश की। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता से बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की और नैतिकता का हवाला दिया। कैसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पुख्ता सबूत होने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भूपेश बघेल से दूरी बना ली। चूंकि महादेव बैटिंग ऐप की वजह से छत्तीसगढ़ के कई घर बर्बाद हुए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की दुखती रग पर हाथ रखा और कांग्रेस के स्टाइल में ही एक गारंटी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को बर्बाद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। तमाम आपत्तियों के बावजूद महादेव ऐप के राज्य में बंद नहीं होने को बीजेपी भूपेश बघेल से जोड़ती दिखी। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। दरअसल बीजेपी महादेव ऐप के बहाने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाती दिखी। बीते कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता जिस तरह संवेदनशील हो गई, उसका नतीजा सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही भुगता और इसीलिए महादेव ऐप के मुद्दे पर कांग्रेस किसी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को तूल देने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। रमन सिंह का बयान आया तो कांग्रेस ने चिटफंड सहित उनके दौर में लगे तमाम घोटालों की लिस्ट निकाल ली। अगर लिस्ट हम दे देंगे तो 50 से ज्यादा घोटाले उनके में। पहले अपना गिरेबान देख ले, फिर दूसरे का आरोप लगा रहे। जिसके घर शीशे का हो दूसरे घर में पत्थर नहीं मार रहा। इस बीच कांग्रेस की साथी शिवसेना ने ये कहकर तंज कसा कि भूपेश बघेल अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो महादेव ऐप का मामला हर हर महादेव में बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और इसके निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही विरोधी दल बीजेपी के निशाने पर रहे। इसलिए मौके की नजाकत भांपकर बघेल सफाई देने के लिए आए तो उन्होंने घोटाले का रिश्ता बीजेपी से जोड़ दिया। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है। यही नहीं, उन्होंने कई घोटाले के आरोपियों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच एजेंसियों के बदले रुख पर भी तंज कसा। मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ है। बघेल का इशारा अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा और नारायण राणे जैसे नेताओं पर रहा, जिन पर कई आरोप लगते रहे। छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे, जहां उनके निशाने पर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर चेहरों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रहा। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते मोदी जब मध्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस का परिवारवाद याद आ गया। आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं? कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है।
वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। मोदी का इशारा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तरफ रहा, जिसका जिक्र उन्होंने बिना नाम लिए किया। वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए 2 बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। यहां देवास में उन्होंने राज्य के विकास के लिए फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश भी और उत्तर प्रदेश भी नवारू राज्य नहीं, लेकिन बिहार और राजस्थान अभी चुनाव बना हुआ है। जहां कांग्रेस होगी वहां बीमारी जरूर होगी, और भाइयों बहनों, इस बीमारी को समाप्त करने का ही पर्व होता है चुनाव। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई तो प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ अपनी किलेबंदी में जुटे नजर आए। छिंदवाड़ा की एक जनसभा में वो इलाके की पहचान को खुद से जोड़ते दिखे। अब आप कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। इस दौरान कमलनाथ ने स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में हुए काम का हिसाब भी दिया। मैंने 6000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें छिंदवाड़ा जिले में बनाई। ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए, जिसने 7वीं और 8वीं पास किया है, मुझे चिंता थी इसका क्या होगा। कमलनाथ को कई पीढ़ियों ने छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते देखा है और अपने किले में कमलनाथ किसी सूरत में कमजोर पड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में किलेबंदी करते दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आए। इस देश में 5% लोग, उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया। एक दिन पहले नामांकन भर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर में जनसभा हुई, जिसके बाद कांग्रेस की गारंटी यात्रा भी शुरू हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आप राजनीतिक पार्टी हो, ईडी बेचती हो, गवर्नमेंट है, इंटरनेट को बेचते हो, छापे डलवाते हो, सीबीआई दुरुपयोग करते हो। गहलोत ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया तो मकराना में अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप मढ़ा। ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभ भाई गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं। मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते। राजस्थान में दोनों दल अपनी अपनी हवा बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निवाड़ी जिले के ओरछा में चुनावी रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के ओरछा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम यहां कामयाब हुए तो किसानों के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है, हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी ने कहा कि AIMIM के 9 उम्मीदवार विधायक बनेंगे और तीसरी बार केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले गए।
पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों की 20 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई। वोट डालने पहुंचे लोग मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमन सिंह ने वोट डालने से पहले पूजा की और फिर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। जबरदस्त परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी 20 में से 14 से ज्यादा सीट जीत रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। जगदलपुर से बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने वोट डाला और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में वोटर्स अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा में लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। 100 साल की एक बुजुर्ग महिला स्कूटी पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंची और वोट डाला। तो वहीं राजनांदगांव के एक मतदान केंद्र पर 3 पीढ़ियों के वोटर्स एक साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं कांकेर के पंखाजूर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग मतदान केंद्र बनाया गया, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रांसजेंडर्स को ही दी गई। जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही सर कि हम लोग को भी इस दुनिया में आप समझा गया करके मैं बहुत खुश हूँ। कवर्धा के मतदान केंद्र से सामने आई तस्वीरों में वरिष्ठ नागरिकों के बीच वोट डालने की होड़ नजर आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत आज 20 सीटों पर मतदान हुआ। जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ उनमें बस्तर संभाग की 12 सीटें भी शामिल हैं। इनमें 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। जिन सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई उसमें मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल है। जबकि बाकी 10 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। इनमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट शामिल हैं। जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए उनमें से 19 सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर भी आज मतदान हुआ। मिजोरम के राज्यपाल समेत राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसके लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। आइजोल में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। प्रदेश के सीएम जोरामथंगा भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन ईवीएम में खराबी की वजह से वो अपना वोट नहीं डाल पाए और वापस लौट गए। हालांकि मुख्यमंत्री दोबारा मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से उनकी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बार के चुनाव में बाबाओं की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन्हीं में से एक है छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी चर्चा न सिर्फ बुंदेलखंड इलाके में बल्कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर किसी और दल के नेता, सभी उनके दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक चेहरों का भी यहाँ पर आना हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री से उनका मिलना हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जब मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, खासकर छतरपुर के इलाके में काफी अहम भूमिका उनकी हो सकती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में 5 जिले हैं, जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या 26 है। बाबा बागेश्वर का आश्रम छतरपुर जिले में है, जो बुंदेलखंड में ही पड़ता है। बताया जाता है कि इन सभी 26 विधानसभा सीटों पर बागेश्वर धाम का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस बागेश्वर धाम के प्रभाव वाली इन 26 सीटों पर अपना पूरा फोकस कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के नेता बाबा के भक्तों को अपने वोट में बदलने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सभी दलों के नेता बाबा की पर्ची से समाधान चाहते हैं, क्योंकि बाबा के पास लाखों करोड़ों भक्तों का समर्थन है और नेताओं को बाबा के आशीर्वाद में अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। और ऐसे में सभी नेताओं की यही कोशिश है कि उनके क्षेत्र में कम से कम एक बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लग जाए, ताकि इलाके की जनता का समर्थन उन्हें मिल सके। और इसके लिए सभी दलों के नेता बागेश्वर धाम का चक्कर लगा रहे हैं। राजनेताओं से इतर एक शख्सियत ऐसी है जिसके लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार ये बेहद अहम फैक्टर साबित होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। बाबा के दरबार में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है। ऐसे में नेताओं को बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद में उनकी जीत नजर आ रही है।
बाबा से मिलने के लिए बैठे हैं जी। ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही जी घर के अंदर, इसलिए बैठे। बीते कुछ समय से बागेश्वर धाम खूब सुर्खियों में है। कुछ वर्षों पहले तक जिस बागेश्वर धाम को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग जानते थे, आज उनकी चर्चा पूरे देश में होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे नेताओं को ये समझ आ गया है कि बाबा का प्रभाव चुनाव में जरूर पड़ेगा और इसीलिए ये नेता धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद पाने की कोशिश में जुटे हैं। और कई नेता तो अपनी अपनी विधानसभा में वोटरों को साधने के लिए बाबा की कथा का सहारा भी ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इससे उम्मीदवारों को अच्छा प्रचार मिल जाता है। बिना लाग लपेट के स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने का उनका ये अंदाज ही शायद लोगों में उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में बागेश्वर धाम सरकार की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। मध्य प्रदेश में करीब 90% आबादी हिंदुओं की है और दावा है कि राज्य की जनता में धीरेन्द्र शास्त्री की काफी पैठ है। शायद इसीलिए सभी नेताओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जरूरत है। हालांकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही कह चुके हैं कि ना तो किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की उनकी मंशा है और ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इससे साफ हो जाता है कि उनका झुकाव किस तरफ है। बीजेपी के कई नेता पहले से ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नजर आते रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता भी उनकी तारीफ करते और उनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। पिछले दिनों तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने भी कराई थी, कांग्रेस वाले भी इनको बुलाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में कमलनाथ जी खुद इस बात को कहने लगे कि हमने इनको बुलाया ही नहीं था। यानी कि जो कांग्रेस पहले धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों को गुमराह करने वाली बताती थी, अब उसी पार्टी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते नहीं थकते। इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ छतरपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रभाव का अंदाजा सभी राजनीतिक दलों को है और इसीलिए कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, वो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं और प्रवचन कराना चाहते हैं। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल कैंपेन को प्रमोट करते हुए एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की अपील की है। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल। दिवाली नजदीक आते ही मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों के चेहरे खिल गए हैं। बिहार के सहरसा में दर्जनों कुम्हार परिवार दिन रात दिए बनाने में जुटे हैं। इस बार दिवाली में उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। खुफिया एजेंसियों को त्योहारी सीजन में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। खबर है कि आतंकी टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देते हुए बाहरी मजदूरों को निशाना बना सकते हैं। वहीं आतंकियों के निशाने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाएगा। नगर निगम की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। शासन की मुहर लगते ही अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। बिहार सरकार ने विधानसभा में जाति आधारित आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1/3 आबादी गरीब है और सरकार ने इन्हें गरीबी की श्रेणी में डाला है। इसके मुताबिक 34% से ज्यादा परिवारों की मासिक आय सिर्फ 6,000 रुपए है। इनमें सामान्य वर्ग में 25% गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग में 33%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58%, अनुसूचित जाति 43%, अनुसूचित जनजाति 43% गरीब हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों में यादव जाति 35.87%, कोयरी यानी कुशवाहा 34.32% और कुर्मी की संख्या 29.90% है। बिहार सरकार में सरकारी नौकरियों की बात करें तो सामान्य वर्ग के पास 3.19%, भूमिहार के पास 4.99%, ब्राह्मण 3.60%, राजपूत 3.81%, कायस्थ 6.68%, पठान के पास 1.07% और सैयद की 2.42% हिस्सेदारी है। बिहार में जाति आधारित सर्वे में कुल 215 जातियों को शामिल किया गया है। जातीय आधारित सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद विधानसभा में नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि उनकी सरकार बिहार में कुल 65% आरक्षण देने पर विचार कर रही है और 10% वो आरक्षण जो केंद्र सरकार ने सवर्ण गरीबों के लिए तय किया है।
जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर आरक्षण 65% होना चाहिए। जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। नीतीश कुमार ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि बिहार में कोई खास जाति बढ़ गई या घट गई है। जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है। नीतीश कुमार ने गरीब परिवार को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए और बेघर लोगों को जमीन के लिए 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर, अब लोग गाड़ियों के जरिए सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंच पाएंगे। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा तक सड़क बना दी है। ये सड़क गांदरबल जिले के डुमेल से बालटाल होते हुए अमरनाथ गुफा तक जाती है। 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 12 से 14 फीट चौड़ा किया गया है। सड़क बनने के बाद बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में 6 से 9 घंटे का समय लगेगा। पहले जो सड़क बनाई गई थी उस पर पैदल और खच्चर के जरिए ही पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकता था, और अब बालटाल से पवित्र गुफा तक पहुंचने में लोगों को 9 से 12 घंटे तक का समय लग जाता है। सोमवार को BRO की टीम गाड़ियों के पहले जत्थे के साथ सड़क के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंची। इस बीच अमरनाथ गुफा तक सड़क बनने के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का कहना है कि BJP ने राजनीतिक फायदे के लिए धर्मस्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। PDP की यह भी दलील है कि हिमालय के पहाड़ों के साथ छेड़खानी करना तबाही को दावत देने जैसा है। वहीं PDP पर पलटवार करते हुए BJP का कहना है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त लोग ही बाबा बर्फानी के भक्तों को मिलने वाली सुविधा पर सवाल उठा सकते हैं। दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने प्रदूषण पर सरकारों के रुख पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस मामले में सिर्फ दोषारोपण का खेल चल रहा है। पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है, लोगों को भी और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। अदालत ने ये भी कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखे चलाते हैं। अदालत ने कहा कि बाजार में पटाखे बिकते हैं तो लोग खरीद कर उन्हें जलाते हैं, इसलिए पटाखों की बिक्री और बनाने पर ही रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें राजस्थान सरकार को पटाखे बैन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने प्रदूषण से निपटने के लिए IIT की तरफ से दिए गए सुझावों का जिक्र किया और कहा कि इसे व्यापक तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं आज भी हो रही हैं। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है और प्रदूषण पर लगाम न लगना लोगों की हत्या के समान है। अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते। अदालत ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसे किसी और पर नहीं थोप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाएं कैसे रोकनी है ये आपको तय करना है, लेकिन ऐसी घटनाएं हर हाल में रुकनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। दरअसल पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। कई जगहों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालात ये हैं कि रविवार को राज्य में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई, जिसमें फिरोजपुर दूसरे नंबर पर रहा, जहां एक दिन में पराली जलाने के 299 मामले रिकॉर्ड किए गए। फिरोजपुर जिला में कल 299 फायर इंसिडेंट्स प्राप्त हुए हैं, जो कि बाकी दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 1830 मामले हमारे अभी तक फिरोजपुर में पाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से अपील की कि वो पराली ना जलाएं। उन्होंने दावा किया कि जिले के सभी SDM की अगुवाई में बनाई गई 20 टीमें पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हालांकि तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन की कोशिशें अब तक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई हैं।
राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता अति गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है, जिससे दिल्ली आज देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग अति गंभीर कैटेगरी की जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दरअसल दोपहर 3 बजे के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 305 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो WHO के मानक से 20 गुना से भी ज्यादा है। WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर PM 2.5 का स्तर इससे ज्यादा है तो हवा सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर इन मानकों पर दिल्ली की हवा को परखा जाए तो अभी राजधानी की हवा में 20 गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। दरअसल प्रधानमंत्री का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, माफ कीजिए, दरअसल PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 इस मैटर या कण का आकार होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का आकार इतना छोटा होता है कि ये आंखों के लिए अदृश्य होता है। इस अदृश्य दुश्मन के खतरे बड़े होते हैं। ये हमारी बॉडी के नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आराम से बच निकलता है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया और बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा क्लास 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। गाड़ियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए 13 नवंबर से ऑड इवन लागू किया गया है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही CNG या इलेक्ट्रिक मोड में तब्दील हो चुका है और राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG या BS6 बसों के आने की ही इजाजत है। दिल्ली सरकार के हलफनामे में IIT कानपुर के अध्ययन का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक प्रदूषण की बड़ी वजह गाड़ियां, सड़क पर धूल, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन है। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि प्रदूषण की इन सभी वजहों को खत्म करने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को दिखावा बताया और सवाल पूछा कि क्या इसका कभी कोई फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्मोक टावर बंद होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम चाहते हैं कि इन्हें तुरंत शुरू किया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से स्मोक टावर स्थापित किए थे। कहा गया था कि इससे राजधानी में प्रदूषण की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल जाएगी। हालांकि सरकार के दावे बढ़ते प्रदूषण के साथ ही हांफते और दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कनॉट प्लेस के उसी स्मोक टावर के पास है जो यहाँ पर 2021 में जो है इंस्टॉल किया गया था। और हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें, यहाँ गेट के बाहर ताला लगा हुआ है और फिलहाल ये जो मशीन है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार के सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने का भी दावा खोखला नजर आया। जिस तरीके से ये तय किया गया था कि झाड़ू लगाने से पहले पानी का जो छिड़काव है वो किया जाएगा, वो छिड़काव जो है कोई भी स्वीपर जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी वो झाड़ू लगा रहे हैं तो काफी ज्यादा धूल जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 9 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। उम्मीद है कि बारिश होने से बढ़ते प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि स्मोक टावर पर केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने पेमेंट रोक दी और इसीलिए स्मोक टावर्स काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार ने अब तय किया है कि आदेश देखने के बाद आगे के नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट के लिखित आदेश की स्टडी के बाद ऑड इवन के नियमों पर भी फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो सुझाव या जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल हुआ तो राज्य सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऑड इवन लागू होने से प्रदूषण कम हो जाएगा?
ऑड इवन के पीछे सरकार का तर्क है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे धुएं से होने वाला प्रदूषण भी आधा हो जाता है। इस फॉर्मूले को 2016 में 2 बार और 2019 में 1 बार लागू किया गया था। 2019 में ऑड इवन फॉर्मूला 4 से 15 नवंबर के बीच लागू हुआ था। 2019 में उस समय प्रदूषण के आंकड़ों की बात करें तो ऑड इवन लागू होने से पहले 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली का औसत AQI 369 था और 2019 में 4 से 15 नवंबर के बीच जब ऑड इवन लागू था तब औसत AQI 328 दर्ज किया गया था। यानी ऑड इवन लागू होने के बाद AQI के औसत स्तर में 41 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं गुरुग्राम में जहां ऑड इवन लागू नहीं था, वहां 4 से 15 नवंबर के बीच औसत AQI में 76 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि नोएडा के औसत AQI में 12 और गाजियाबाद के औसत AQI में 14 अंकों का उछाल दर्ज हुआ था। इन दोनों शहरों में भी ऑड इवन नहीं लागू था, यानी ऑड इवन लागू होने पर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली थी। बढ़ते प्रदूषण से हरियाणा के गुरुग्राम में भी सांस लेना अब दूभर हो गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। आज सुबह गुरुग्राम के महिपालपुर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर रहा। इस दौरान आसमान में धुंध दिखी और दम घोंटू हवा की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फॉग नहीं, ये स्मॉग जैसा है कि अगर आप बाहर निकलो तो आंखों में जलन लगती है। प्रदूषण की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 9 के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने 10 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषण ने मुसीबत बढ़ा दी है। बागपत में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए जिला अस्पताल में 50 बेड और CHC, PHC में 10-10 बेड की व्यवस्था की गई है। मुंबई में भी खराब एयर क्वालिटी ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। बांद्रा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी का दर्ज किया गया। इस दौरान सुबह आसमान में धुंध नजर आई। इजराइल गाजा की जंग शुरू हुए 32 दिन बीत चुके हैं। युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना गाजा सिटी में घुसने वाली है, इसलिए उसने पैदल सेना की राह आसान करने के लिए 24 घंटे में गाजा पर जबरदस्त बमबारी की। गाजा में सुबह की शुरुआत इसी तरह से तोप के धमाकों से होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है बमों की गिनती बढ़ती जाती है। पिछले एक दिन के अंदर इजराइल ने हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। सुबह ग्राउंड ऑपरेशन होता है और रात होते ही तोपों की जगह इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसाने लगते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने उत्तरी गाजा के बीचों बीच हमास के गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना की 7वीं ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने हमास के इस इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया। इजराइल के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा में गाजा सिटी के पास पहुंच गई हैं। कभी भी गाजा सिटी के अंदर जमीनी जंग शुरू हो सकती है। गाजा में 27 अक्टूबर से शुरू हुए ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 31 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लेकिन हमास पर हो रहे इन हमलों की कीमत गाजा में आम लोग चुका रहे हैं। सोमवार को इजराइल के बमों ने अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। ये चीख पुकार, ये भगदड़, ये खौफ और बदहवासी की तस्वीरें गाजा के अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप की हैं। सोमवार को यहां इजराइल के बमों ने सब कुछ तबाह कर दिया। बम और मिसाइल से तबाह हुई इमारतों के मलबे से औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए भागने लगीं। कोई मलबे के अंदर से अपने बच्चों के जिंदा होने की आस में उसे पुकार रहा था। इजराइल के हमलों ने गाजा में कोहराम मचा रखा है। गाजा स्थित हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत और तबाही के जो आंकड़े दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पर हो रहे इजराइल के हमलों में एक महीने में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मारे जाने वाले लोगों में 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2,500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।
गाजा के अस्पतालों में हर घंटे औसतन 15 लोग दम तोड़ रहे हैं, यानी रोजाना तकरीबन 350 लोगों की मौत हो रही है। हर घंटे जान गंवाने वालों में 6 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस युद्ध में 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली फौज अब तक गाजा पर 30,000 टन के बम और बारूद बरसा चुकी है। एक जानकारी के मुताबिक इजरायल युद्ध पर हर रोज करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और 1 महीने से जारी इस लड़ाई में इजरायल अभी तक 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फूंक चुका है। एक्सपर्ट की अगर माने तो इस युद्ध में इजरायल को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का झटका लगेगा। जी न्यूज़।